वन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन में बेसल मेटाबॉलिक रेट पे जो इफेक्ट होते हैं और अदर इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, उन पे जो इफेक्ट होते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बाकी ऑर्गन्स पे क्या क्या इसका इफेक्ट होता है। तो इसमें हम CNS पे इफेक्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट, GIT पे इफेक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट, तो बहुत सारे ही ऑलमोस्ट सारे सिस्टम्स पर ये इफेक्ट करता है। और बेसिक इसका जो एक आप जिस समझ सकते हैं कि सारी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स की एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। ये मतलब एक ग्रॉस इसका आइडिया है। तो ज़्यादातर जैसे CNS में इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, अलर्टनेस हो गई, मेमोरी हो गई, और आपका ऐसी हार्ट रेट पे बढ़ाएगा, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा। तो इस तरह से ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ को ये बढ़ाता है। इसका मेजर जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आपका ग्रोथ, बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे इन्फेंसी और जब चाइल्डहुड होता है उसके टाइम पे जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है, उसका जो ग्रोथ है, वो थायराइड इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे। ये हम इन सिस्टम्स पे इसका इफेक्ट मेजर देख रहे हैं। ऑन द नर्वस सिस्टम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट, सेंट्रल नर्वस दिस CVS पे इफेक्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, किडनी, स्केलेटल मसल एंड GIT पे क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले है नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है। तो नर्वस सिस्टम पे जो इसका इफेक्ट है वो सबसे पहले तो है कि जो इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, इसमें ये नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन। उसका जो क्रूशियल पीरियड होता है वो होता है अप टू 1 ईयर ऑफ एज। ओके, तो जो आपका लेटर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एंड अप टू 1 ईयर ऑफ एज, ये इसका क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। इसको हम क्रिटिकल पीरियड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट। तो इस टाइम पर अगर डेफिशिएंसी हो जाए, इससे पहले अगर कोई डेफिशिएंसी थायराइड हार्मोन की हो रही है, तो बच्चे में एबनॉर्मलिटी हो जाती है ब्रेन की। और ये जो डेवलपमेंट, ये एबनॉर्मल जो ग्रोथ, इसकी जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपका इरिवर्सिबल हो जाता है। इरिवर्सिबल मतलब अगर आप 1 साल के बाद भी उसको ये थायराइड का सप्लीमेंटेशन एक्सेसिव अमाउंट में भी दोगे तो भी ये वापस नहीं आएगा, यानी बच्चा मेंटली रिटार्डेड ही रहेगा। ओके, तो इस टाइम पे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइम पे थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी को डायग्नोस करना और अर्ली ट्रीटमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो बच्चे जो होते हैं उनमें मेंटल रिटार्डेशन होता है। और ये जो होते हैं एक तरह से इडियट बच्चे कहलाते हैं। ओके, तो थायराइड इडियट कह सकते हो आप इनको। अच्छा, और दूसरा ये ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब अर्ली प्रेगनेंसी में अगर थायराइड की डेफिशिएंसी हो तो उसमें जो थायराइड ड्वार्फ होते हैं, थायराइड ड्वार्फ जो बच्चे हैं वो थायराइड ड्वार्फ कहलाते हैं, क्योंकि उनमें ग्रोथ का भी डेवलपमेंट कम हो गया और वो मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक होते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फ। पिट्यूटरी ड्वार्फ होते हैं ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से। ये ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से होते हैं, ये आपके T3 T4 की डेफिशिएंसी से होते हैं। लेकिन इनमें थायराइड ड्वार्फ में इंपॉर्टेंट होता है कि मेंटल रिटार्डेशन इनमें पाया जाता है। ओके, लेकिन इनमें ये मेंटली नॉर्मल होते हैं बच्चे। ये पिट्यूटरी ड्वार्फ और थायराइड ड्वार्फ में इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी वो है, मतलब एक डिफरेंस है। फिर इनमें जो जेनाइटल डेवलपमेंट है वो भी एबनॉर्मल होता है, मतलब वो जो है इन्फेंटाइल टाइप के रहते हैं, यानी जो इन्फेंटाइल के सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उस टाइप का इसमें ये डिफरेंस रहता है। ओके, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये नर्वस सिस्टम पे पढ़ रहे हैं। अब बाकी जो नर्वस सिस्टम में जो इफेक्ट है वो मेनली हर जगह पे आप इसका इफेक्ट देख सकते हो, पर कुछ ऑर्गन्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, सेरेबेलम पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, और बेसल गैंग्लिया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, बट मोस्टली जो ब्रेन का 3 पार्ट्स पर ये मेजर थायराइड हार्मोन का इफेक्ट होता है, इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, उसके बाद आप इसमें जैसे सपोज करिए, ये इस तरह से याद रखने का तरीका है। ये है आपका एक न्यूरॉन डिवाइड होता है डेंड्राइट्स में। न्यूरॉन, ये एक्सॉन पार्ट होता है,
ये डेंड्राइट्स पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन मिलेगा कोई और, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको, इस एरिया को क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ओके, तो अब याद रखेंगे कि एक तो ये इन ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये एक्सॉन्स एंड एक्सोनल ब्रांचिंग, ये एक्सॉन के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है एंड एक्सोनल ब्रांचिंग के लिए, एक्सोनल ब्रांचिंग, और यू कैन से कि ये डेंड्राइटिक ब्रांचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये डेंड्राइट्स हैं, इनकी ब्रांचिंग जो होती है उसके लिए थायराइड हार्मोन का इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो ये एक्सॉन का डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होगा, ये डेंड्राइट्स की ब्रांचिंग भी कम होगी इसमें, ठीक है। फिर यहाँ याद रख सकते हो कि डेंड्राइट्स के बाद क्या आएगा, सिनेप्स, तो ये सिनेप्स फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिनेप्स फॉर्मेशन। सो दे आर इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी या फॉलोइंग, यू कैन से फॉलोइंग रिएक्शंस। दिस एक्सोन एंड एक्सोनल ब्रांचिंग सिनेप्स फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या निकलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये याद रख सकते हो कि आप न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, अगले सिनेप्स पे यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर होंगे, या फिर जैसे ब्रेन का ऑर्गन है, फाइनली न्यूरोट्रांसमीटर निकले। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स में सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं। फिर ये फाइनली जो यहाँ पर कोई भी ब्रेन का एरिया है उस पे जहाँ पे भी ये रिएक्शन कर रहे हैं वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो अपना एक्शन किस तरीके से दिखाता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर वो रिसेप्टर्स के थ्रू दिखाता है। तो किसी ऑर्गन पे रिसेप्टर्स होने चाहिए, तो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर जो है जहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं उन पे न्यूरोट्रांसमीटर लगता है और फिर उसका फाइनल रिएक्शन देता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दे ऑल्सो कॉजेज दी रिसेप्टर फॉर्मेशन एंड ऑल्सो दी रिसेप्टर, दे इंक्रीजेज दी रिसेप्टर सेंसिटिविटी ऑल्सो। किसी भी एक रिसेप्टर की सेंसिटिविटी होती है उस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। तो ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर कोई भी एक जोन है उसके बाहर माइलिन का फॉर्मेशन होता है। माइलिन एक फैट की बनी हुई एक लेयर होती है जिससे कि ट्रांसमिशन, नर्व का जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन है बहुत फास्ट होता है। तो ये माइलिन फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर रहा है ये, और बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये आपका मेमोरी में भी रोल प्ले करता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के लिए भी रोल प्ले करता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। ओके, तो देखा जाए तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करता है। दीज आर फ्यू ऑफ दैम जिनके लिए ये बहुत ही, इनके फॉर्मेशन में, इन एक्टिविटीज़ के लिए थायराइड हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसलिए अगर अर्ली प्रेगनेंसी में या इन्फेंसी में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो इंटेलेक्चुअल एब्नॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, मेमोरी कम हो जाती है और मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में डेवलप हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, तो एडल्ट्स में जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है न्यूरॉन्स के थ्रू और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है उसमें थायराइड हार्मोन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे में ड्वार्फिज्म पैदा हो जाता है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आप एक तरह से याद रख सकते हो कि ये लीनियर ग्रोथ ऑफ बोन के लिए इंपॉर्टेंट है। लीनियर ग्रोथ ऑफ बोन्स, जो बोन्स बन रही हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि बोन्स के लिए, कार्टिलेज के लिए, स्किन में जो एपिडर्मल ग्रोथ है इसके लिए, नेल्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, टीथ के लिए, ये सारे नॉर्मल ग्रोथ में आ रहे हैं, तो ये उन पे भी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो लीनियर ग्रोथ ऑफ बोन के लिए इंपॉर्टेंट है। इट कॉजेज डिफरेंशिएशन एंड ऑसिफिकेशन ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ होती है? कार्टिलेज में होती है। एक कार्टिलेज होता है, एक बोन होता है। तो कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, बोन्स में कौन होती है? ऑस्टियोइड की एक्टिविटी होती है। ऑस्टियोइड एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं ये। सो दे इंक्रीजेज द ऑस्टियोइड एक्टिविटी। थायराइड हार्मोन का जो फंक्शन ग्रोथ पे है वो इस तरीके से बोन्स में, कार्टिलेज में ऑस्टियोइड की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है।
फिर ये इपिडर्मल ग्रोथ, अभी मैंने आपको बताया कि इपिडर्मल ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ये इरप्शन, इरप्शन माने निकलना, इरप्शन ऑफ टीथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इरप्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ टीथ के लिए, मैच्योरेशन मतलब मेच्योर होने के लिए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये नेल्स के डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो डेवलपमेंट ऑफ नेल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ऐसे तो पूरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, पर आप इसको अलग से ऐसे बोन्स के लिए हो गया पॉइंट, ये कार्टिलेज के लिए हो गया, ये बी बोन्स के लिए हो गया, ये एपिडर्मिस के लिए हो गया, ये टीथ के लिए हो गया, नील्स के लिए हो गया। तो सिंपल याद हो गया, बोन होगी, कार्टिलेज होगी, दांतों के टीथ हो गया, स्पेस स्किन में एपिडर्मिस का ग्रोथ हो गया, फिर नील्स निकलेंगे। तो ये सारे को पार्ट्स को आप करके बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो ये कराता है थायराइड हार्मोन। दूसरा क्या है कि ये सारी एक्टिविटी ग्रोथ हार्मोन से भी होती है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। सो थायराइड हार्मोन इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो एक तरह से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया दोनों का ये। और दूसरा ये ग्रोथ हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स को भी बढ़ा देता है, उनकी सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है। सो इंक्रीज दी ग्रोथ हार्मोन सेंसिटिविटी ऑल्सो ऑन टिश्यूज लेवल। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन है उसको भी बढ़ाता है ये, और इसकी एक्टिविटी टिश्यू पे है उसको भी बढ़ाता है ये, ठीक है। तो ये आपका ग्रोथ पे इफेक्ट हो गया। फिर आता है सीवीएस पे क्या इफेक्ट है, यानी हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है। तो हार्ट पे इसका जो इफेक्ट है, सीवीएस पे हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं इसका, तो हार्ट पे जो इफेक्ट है वो सब कुछ बढ़ाएगा एक तरह से, लेकिन एक्सेप्ट एक चीज जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको ये घटाता है। तो कैसे आप याद रखेंगे? तो सबसे पहले तो ये है, सबसे पहले ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। हार्ट रेट को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैसे करता है हार्ट रेट को इंक्रीज? ये बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ऑन हार्ट, हार्ट पे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। इन बीटा रिसेप्टर्स पे कैटेकोलामाइंस एक्ट करते हैं, जैसे एड्रेनर्जिक यानी इपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, इन बीटा रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। एड्रेनर्जिक, एड्रेनालिन, नोरेड्रेनालिन, इसको बोलते हैं कैटेकोलामाइंस, ठीक है। कैटेकोलामाइंस होते हैं इपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन। तो ये बीटा रिसेप्टर्स पे काम करते हैं हार्ट के, और वहां से ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। ये बेसिकली फंक्शन होता है कैटेकोलामाइंस का। थायराइड हार्मोन T3 T4 इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। मतलब थायराइड हार्मोन क्या करते हैं? दे इंक्रीजेस दी सेंसिटिविटी एंड नंबर ऑफ बीटा रिसेप्टर्स ऑन हार्ट। मतलब सिंपल है कि ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, क्योंकि ये मोस्टली एक्टिविटी को बढ़ाता है थायराइड हार्मोन, ये याद रखने की सिंपल चीज़ है। तो ये हार्ट रेट को ऑब्वियसली बढ़ाएगा। अब कैसे बढ़ाएगा? हार्ट पे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं और कैटेकोलामाइन उन पे काम करके हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो इनका काम है जो ये बीटा रिसेप्टर्स हैं हार्ट के ऊपर, उनका नंबर बढ़ाता है, उनकी सेंसिटिविटी को बढ़वा के हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो फाइनली हार्ट रेट बढ़ गया। दूसरी चीज हार्ट में क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके फोर्स का क्या करता है ये, और जो उसका फोर्स है ये उसको पहली बात तो इंक्रीज करता है। उस फोर्स के इंक्रीज होने से क्या बढ़ेगा? उससे बढ़ेगा स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो एक बार जब फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, तो जितना वॉल्यूम आपका बाहर निकलता है हार्ट से, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो उसको भी बढ़ाएगा ये, ठीक है। अब लेकिन ये बढ़ाता कैसे है? ये क्या करता है? वहाँ पे मसल है, हार्ट एक्चुअली एक मसल है जिसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। तो कार्डियक मसल में ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हमेशा एक्टिन और मायोसिन के आपस में कॉन्ट्रैक्शन होने से होता है। तो वहाँ पर जो मायोसिन जो चेन है उनको इंक्रीज करता है एक्चुअली, उनको जीन्स, उनका जो जीन जेनेटिक है, उनका जो जीन है उसके एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। तो ये क्या करता है? इट इंक्रीजेज दी MHC जीन इन स्केलेटन, इन कार्डियक मसल। MHC का मतलब होता है मायोसिन हैवी चेन जीन,
मायोसिन हैवी चेंजिंग मतलब जो मायोसिन चेन बनने के लिए जीन है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा के, अब ऑब्वियसली मायोसिन की चेन बढ़ेंगी तो एक्टिन मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो बेसिकली ये कार्डियक मसल में स्ट्रोक वॉल्यूम और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। अब जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो कार्डियक आउटपुट भी फाइनली बढ़ेगा। तो ये हार्ट रेट जो है ये हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को भी बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाता है। ये इनकी मैकेनिज्म होगी। ठीक, अब ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर का क्या होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है यानी हार्ट से जो पर मिनट आपका जो जितना भी वॉल्यूम ब्लड इजेक्ट हो रहा है यानी कार्डियक आउटपुट, वो अगर बढ़ रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ता है, यानी कि अभी तक सारी चीज़ें हार्ट में बढ़ रही हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की, जिसको आपको अलग से याद रखना है कि क्या घटता है, तो घटता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब वो कैसे घटता है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो आपका घटता है, एक्चुअली क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है यानी बीएमआर बढ़ रहा है। बीएमआर की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी में। ओके, बीएमआर की वजह से बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं जो हाथ में पैर में सब जगह बॉडी में फैल रही है, वो ब्लड वेसल्स टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन का मतलब वहाँ पे वेसल्स डायलेट हो रही हैं। वेसल्स डायलेट हो रही हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस वेसल्स के लेवल पे काम करता है। वेसल्स अगर डायलेट हुई इसका मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पेरिफेरल रेजिस्टेंस से ही डिटरमाइन होता है। ओके, तो इसको हम ये कह सकते हैं इंक्रीज बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट कॉजेज इंक्रीज टेम्परेचर और इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, दोनों ही बातें हैं। उनकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है वैसोडाइलेशन, और वैसोडाइलेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। डिक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से डिक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये आपको ध्यान रखने की चीज है कि थायराइड हार्मोन कॉजेज डिक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन अदर थिंग्स इन दी सीवीएस। ओके, अब आपका नेक्स्ट आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे क्या काम करता है ये। तो पहली बात ये है कि ये कैटेकोलामाइंस यानी कि इपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनको बढ़ाता है। उनके रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, यानी सेंसिटिविटी ऑफ दोज कैटेकोलामाइन रिसेप्टर्स आल्सो इंक्रीजेज। जैसे कि यहाँ पर एक बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू काम करके हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ऑल एक्चुअली सिंपैथेटिक एक्टिविटी जैसे स्ट्रेस हो गई या फिर एंग्जाइटी हो गई, वो और थायराइड का एक्सेस यानी हाइपरथायराइडिज्म दोनों एक जैसी सी सिमिलैरिटी टाइप की फीचर्स देते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन कैटेकोलामाइंस की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, इसके रिसेप्टर्स के लेवल को बढ़ाता है, यानी हार्ट रेट को भी बढ़ाएगा। पर्सन जो है एंग्जियस होगा, स्ट्रेस में होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। तो जो भी सिंपैथेटिक की जो एक्टिविटी होती है जो आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ थायराइड हार्मोन के थ्रू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये किस तरीके से इफेक्ट दे रहा है, पूरी सेल्स में ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है। थायराइड हार्मोन कॉजेज इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन इन ऑल द सेल्स, यानी कि सेल्स में ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा। सेल्स में अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। इट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड, बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। अब इस ऑक्सीजन डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे होगी, जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा काम करे। इसका मतलब ये इट इंक्रीजेज द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है पर जो आप पर इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन लेते हो उसमें कितना ml आप ऑक्सीजन को इंस्पायर करते हो। जैसे 500 ml एवरेज होता है तो वो बढ़ जाएगा 600-700 डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। तो इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम, इंक्रीज इन मिनट वेंटिलेशन, यानी 1 मिनट में कितना वेंटिलेशन हो रहा है उसको भी ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी सारी एक्टिविटीज़ को, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा, टाइडल वॉल्यूम को बढ़ा देगा, मिनट वेंटिलेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, एक और ये क्या करता है, किडनी के लेवल पे इरेथ्रोपोइटिन, वहाँ से एक इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट होता है, उस इरेथ्रोपोइटिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है।
और वो इरेथ्रोपोइटिन कॉजेज करता है, इट स्टिमुलेट्स द इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन के रिएक्शन को। तो इसकी वजह से आरबीसी बनेगी ज़्यादा तो ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी कर पाएंगी, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या करता है, इट कॉजेज इंक्रीज इन इरेथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन बाय किडनी। कहाँ से बन रहा है ये, किडनी से बन रहा है। तो क्या करेगा ये, आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। सो इट इंक्रीजेज द आरबीसी फॉर्मेशन, और आरबीसी ही कैरी करती है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कैरिंग आपकी बेटर हो जाएगी। और एक चीज़ करता है ये, आपने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा कि अगर हाइपोक्सिया हो जाए यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ओके, जिसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी होना, तो जब भी ऐसा होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए जिसको हम कहते हैं हाइपर कैप्निया, तो दोनों ही कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेट को और मिनट वेंटिलेशन को ही बढ़ाता है। तो जो रेस्पॉन्स है हाइपर कैप्निया और हाइपोक्सिया का, ये उसको भी इंक्रीज कर देगा। यानी कि अगर थायराइड हार्मोन एक्सेसिव है, हाइपरथायराइडिज्म है, तो उनका हमेशा सांस सा मतलब फूला रहता है एक तरह से। कैसे ये कह सकते हो कि आपका इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एंड इंक्रीज इन ऑल द वॉल्यूम्स। तो ये सब कर रहा है। साथ में आप इसको बाई वर्ड कैसे लिखते हो एग्जाम में, इट इंक्रीजेज दी वेंटिलेटरी रेस्पॉन्स, बेटर वर्ड, इट इंक्रीजेज दी वेंटिलेटरी रेस्पॉन्स of hypoxia and hypercapnia. Hypercapnia means increase in carbon dioxide and hypoxia means decrease in oxygen. उनकी वजह से क्या करेगा ये, वेंटिलेशन बढ़ाएगा, तो वो रेस्पॉन्स भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ओके, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फॉर द spermatogenesis in the male it is important, for the ovulation it is important, so it is important for spermatogenesis, okay, and it causes differentiation of सर्टोली सेल्स। वहाँ पे क्या होती है, सर्टोली सेल्स होती है टेस्टिस में, और उनके डिफरेंशिएशन से फाइनली स्पर्म बनते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सर्टोली सेल्स भी करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, फीमेल्स में ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ओके, एंड ऑल्सो अगर इसकी एबनॉर्मलिटी हो जाए, मतलब हाइपोथायराइडिज्म हो जाए या हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, तो रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइपर में हाइपरथायराइडिज्म जो होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है कि हाइपर माने ज़्यादा होना, लेकिन ज़्यादा होने में मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो कम होता है। ध्यान रखने की बात है, डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन होता है। डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन का मतलब है इसमें ओलिगोमेनोरिया होता है, ओलिगोमेनोरिया। ये है सारी की सारी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी, मतलब स्कैंटी जो ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में नॉर्मल, वो स्कैंटी हो जाती है, कम हो जाती है, ओलिगोमेनोरिया। तो हाइपर माने ज़्यादा है, तो हाइपरथायराइडिज्म में मेंस्ट्रुएशन कम हो रहा है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में उल्टा ज़्यादा होता है। ये याद रखने का पॉइंट है। जैसे कि डायस्टोलिक बीपी जो होता है वो आपका कम होता है, उल्टा होता है सीवीएस में, बाकी सब चीज़ें बढ़ती हैं। यहाँ पे ध्यान रखने का है कि हाइपरथायराइडिज्म में मेंस्ट्रुएशन कम होता है, हाइपो में ज़्यादा होता है। ज़्यादा को होने को हम क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया माने होता है एक्सेसिव, यानी कि ज़्यादा होता है मेंस्ट्रुएशन, या तो उनका जो है गैप बहुत कम हो जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी ब्लीडिंग हो रही है टाइमली, फिर या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, उसमें जो ब्लड का लॉस है वो ज़्यादा हो रहा है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर इन्फेंसी में जो डेवलपमेंट के टाइम पे अगर ये कम हो जाए जो आपका थायराइड हार्मोन है, तो भी रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। उनमें इन्फेंटाइल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है किडनी पे क्या इफेक्ट होता है। किडनी पे जो इफेक्ट होता है इसमें भी ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इंक्रीज करता है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि क्या क्या करता है। ये किडनी है, सबसे पहले क्या होगा, किडनी में ब्लड आएगा, है ना, क्योंकि एफेरेंट आर्टरियोल होती हैं, इफेरेंट आर्टरियोल होती हैं, यहाँ पे क्षमता है, तो ब्लड आएगा। इसको क्या बोलोगे, रीनल ब्लड फ्लो। इस चीज़ को क्या करते हैं ब्लड आने को, रीनल ब्लड फ्लो। सो इट इंक्रीजेज दी रीनल ब्लड फ्लो, इंक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो। उसके बाद ये क्षमता है तो वो भी बढ़ाएगा, इंक्रीज इन GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी इंक्रीज करता है। जैसे ये हुआ उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तो इट इंक्रीजेज दी इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ट्यूब्यूल्स। सिंपल हो गया याद रखना।
यानी कि ये GFR को, रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा है, फिर छन गया उसको भी बढ़ा रहा है, फिर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको भी बढ़ाता है। ये सिंपल ध्यान रखने की चीज़ है। फिर जो यहाँ पर ट्यूब्यूल्स में जो एपिथेलियल सेल्स हैं, जो ट्यूबुलर सेल्स हैं, उनके प्रोलिफरेशन को भी ये इंक्रीज करता है, तो आप उसे ध्यान रख सकते हैं। सो ये सारे इफेक्ट्स उसकी किडनी पे भी होते हैं, यानी कि किडनी के फंक्शंस के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद आता है आपका स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स पे ये क्या काम करता है? ये स्केलेटल मसल्स में MHC जीन्स को बढ़ाता है आगे। MHC का मतलब होता है आपका वही जो मायोसिन हैवी चेन है, क्योंकि स्केलेटल मसल में भी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्टिन एंड मायोसिन जो वहाँ पर फिलामेंट्स होते हैं उनके ब्रिजेस बनने से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये MHC जीन्स को इंक्रीज करता है इन स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो उसमें टिटनी हो सकती है या वीकनेस हो सकती है। टिटनी, हाइपोथायराइड टिटनी कहते हैं उसको, एंड मसल वीकनेस होती है, कमजोर हो जाती है मसल्स, उनमें क्रैम्प्स होते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअली क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स यानी कि पेन होता है उसमें, क्रैम्प्स एंड मसल वीकनेस उनमें डेवलप होती है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, दोनों में ही ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट हाइपोथायराइडिज्म में मसल वीकनेस क्यों होती है? हाइपरथायराइडिज्म में होता है इंक्रीज इन नाइट्रोजन लॉस बॉडी से। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, प्रोटीन टूट रही है, प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रही है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है और उसकी वजह से नाइट्रोजन लॉस होता है। तो प्रोटीन तो चाहिए मसल्स के लिए, जब ये सब लॉस हो रहा है उसकी वजह से उसमें मसल वीकनेस होती है, और उसको हम क्या कहते हैं? थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। मायोपैथी माने मसल्स की कोई पैथी है, मतलब एबनॉर्मलिटी है, मसल्स की एबनॉर्मलिटी मायोपैथी। और क्योंकि ये थायरोटॉक्सिक, हाइपरथायराइडिज्म का जो है एक फीचर होता है थायरोटॉक्सिक, तो थायरोटॉक्सिक माने इंक्रीज इन थायराइड, यानी हाइपरथायराइडिज्म की वजह से जो मसल वीकनेस है वो ये है। लेकिन रीजन दोनों में अलग अलग है, उसमें MHC की वजह से हो रहा है, इसमें जो जीन्स हैं इसमें आपका प्रोटीन लॉस की वजह से हो रहा है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फीचर्स। उसके बाद लास्ट आता है आपका GIT। वैसे तो ये सारे ऑर्गन्स पे काम कर रहा है, पर हमने कुछ मेजर इंपॉर्टेंट लिए हैं। GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या काम करता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक तरह से ये हेल्पफुल हो गया एक्टिविटी के लिए। दूसरा ये क्या करता है? इट इंक्रीजेज द पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? जो इंटेस्टाइन होती है, ये इंटेस्टाइन है, उसकी एक्टिविटी को, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहते हैं, एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे होते रहते हैं, उसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो थायराइड जो होता है उसको इंक्रीज करता है, यानी नॉर्मल रखता है एक तरह से। तो अगर हाइपरथायराइडिज्म है, यानी थायराइड हार्मोन की एक्सेस हो गया, हाइपरथायराइड अगर होगा तो क्या होगा? पेरिस्टाल्सिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पेरिस्टाल्सिस बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब आपका जो टॉयलेट जाएगा वो बार बार जाएगा एक तरह से, है ना, उसको डायरिया भी हो सकता है। तो बहुत ही एक्सेस से पेरिस्टाल्सिस उसमें हो जाएगी, एक्सेस से पेरिस्टाल्सिस। ओके, और अगर हाइपोथायराइडिज्म हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्शन, जो आपका एक्टिविटी हो रही है पेरिस्टाल्सिस, वो कम हो जाएगी। तो जो खाना है वो नीचे भी नहीं जा पाएगा और डिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा एक तरह से, या कम होगा। तो उसमें क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन माने कब्ज होना, लैट्रिन बड़ी मुश्किल से होगी या नहीं हो पा रही है सपोज करो। तो हाइपोथायराइडिज्म कॉन्स्टिपेशन होता है, हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस या मैनी टाइम्स वो जा रहा है डिफिकेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। और दूसरा ये क्या करता है? फूड इनटेक को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द फूड इनटेक। ओके, सो दीज आर बेसिकली द फीचर्स ऑफ थायराइड हार्मोन। ये थायराइड हार्मोन के फंक्शंस हैं। तो थायराइड हार्मोन ऑल एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। अगर आप उनकी फीचर्स की बात करेंगे तो हाइपरथायराइड जो पेशेंट होते हैं जिनमें थायराइड बड़ा होता है वो एंग्जियस होते हैं, उनमें हार्ट रेट बढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा होगा और लिनन थिन होगा, उनमें वेट लॉस होगा, ठीक है। लेकिन और उनमें इरिटेबिलिटी होगी, CNS में इरिटेबिलिटी होगी, इंसेम्निया होगा, वो सो नहीं पाएंगे, ठीक है, और इरिटेट रहेंगे, एंग्जियस रहेंगे, लेकिन वीकनेस उनमें फिर भी रहेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, हाइपर हो रहे हैं, वो एक तरह से हाइपर एक्टिव पर्सन हो जाते हैं। जो हाइपोथायराइडिज्म का अगर फीचर है आप उसको ध्यान रखते हैं तो एक आप सोच सकते हैं कि एक मोटा सा बच्चा है और जो बहुत सो रहा है, एक्सेसिवली स्लीपी है, तो हाइपोथायराइडिज्म में पर्सन मोटा होता है और जो सारी एक्टिविटी है CVS में, सारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी सब जो है स्लो होती है उसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन। थैंक यू सो मच।